क्योंकि तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं और अनुराग ठाकुर अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। उससे पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। कल तो सर मुहूर्त निकल गया था, तो इस वजह से अब नॉमिनेशन फाइल करना होगा आज उनको। और ये देखिए टौणी देवी मंदिर है जहां पर अनुराग ठाकुर इस वक्त पहुंचे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मां टौणी देवी के दर्शन करते हुए अनुराग ठाकुर, और उसके बाद अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अब देखिए इस पर भी बहस हो जाएगी। उन्होंने 500 रुपए दान पत्र में रखा। याद कीजिए कि इसी पर बहस हो गई थी कि प्रधानमंत्री जी ने कितना दान दिया था। इस देश में बहस का स्तर इस तरह का हो गया है कि आप कोई भी तस्वीर देखिए और उसके हिसाब से कोई मतलब क्या मतलब है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा के हिसाब से और दान मात्रा में या ये होता है कि भाव क्या है, लेकिन इस पर भी बहस होती है। खैर चलिए कौशल जी प्लीज। मैं सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुने और जाकर के देखें। ओबीसी डिसाइड होता है आपके पिताजी क्या करते थे, ठीक, और आपकी जो 5 लोग आए हैं उनके पिताजी क्या करते थे, वो सक्षम रहे हैं। मैं क्या हूं ये जरूरी नहीं है, मेरे पिताजी क्या थे वहां से मेरा पिछड़ापन डिसाइड होता है। ऐसे ओबीसी की परिभाषा डिफाइन होती है। तो आपके जितने भी पात्र हैं वो सभी लोगों के फादर मदर क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते थे, तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता खुद को ओबीसी देने का। आपकी जाति आपको ओबीसी नहीं बनाती है। अगर आप सर्टेन कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं तब आप ओबीसी होते हैं, अदरवाइज आप क्रीमी लेयर में आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के पिताजी क्या थे ये पता है। प्रधानमंत्री जी ने तो आपको अपने ओबीसी खुद ही वो जब वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने अपने समुदाय को खुद ही अपने कलम से जो है ओबीसी में जोड़ा है। माफ कीजिएगा, आप गलत बयानी मत कीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, इस तरह की गलत बयानी मत कीजिए। बिल्कुल गलत बयानी है, बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। ओबीसी समुदाय में पहले से थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले कांग्रेस शासन काल में इसकी प्रस्तावना हुई थी। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कांग्रेस पहले ही कर चुकी थी। ये दुष्प्रचार बंद कीजिए, कम से कम राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोलना बंद कीजिए। ठीक है, अच्छा बस मुझे अभी जरा परिवारवाद की परिभाषा यहाँ पे नहीं, ठीक है, इस पर कौशल जी आपकी बात 2 सेकंड दीजिएगा सर। कौशल जी आपकी बात इस पर खत्म हो गई क्या? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्रीमी लेयर डिफाइन होता है आपके पिताजी क्या करते हैं। ठीक है, मुलायम सिंह जी ओबीसी थे, पर अखिलेश यादव में क्या क्रेडेंशियल था कि वो ऑस्ट्रेलिया से आए डिग्री लेकर के एमबीए की और यहाँ उन्हें चीफ सीएम बना दिया गया। वो ओबीसी नहीं थे, वो क्रीमी लेयर में फॉल करते हैं। समस्या ये है आप लोग शुभ्रांश जी बहुत देर से हमारे साथ हैं। शुभ्रांश जी भी हमारे साथ बहुत देर से हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शुभ्रांश जी इस चर्चा में आपका भी कुछ योगदान रहेगा क्या? चलिए रंजना, आपने शुरुआत तो कम से कम अच्छे पूर्णिमा आपने चर्चा की शुरुआत तो सुंदर क्रिटिक्स के साथ किया, अच्छी बात है। जब मैं आपकी चर्चा को ज्वाइन कर रहा था पूर्णिमा, तो मैंने एक आपका शब्द सुना। रोकना होगा शुभ्रांश जी, माफी चाहूंगी। अनुराग ठाकुर से खास बातचीत केशव वहां पर। मैं धन्यवादी हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने एक बार फिर मुझ में विश्वास दिखाया है और मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 5वीं बार बनाया। 4 बार की जीत भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने मेरा चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके पसीना बहाया है और इस बार हम इतिहास रचेंगे। मोदी जी की सरकार 400 पार सीटें करके बनाएंगे। पिछले 4 बार से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस सीट से, 5वीं बार क्या खास होने वाला है हमीरपुर के लिए? इस बार का जोश उत्साह अलग है। आपने परसों हमारी विजय संकल्प रैली में भी देखा, यात्रा में, कि कैसे लोगों में एक भारी उत्साह था, जोश था, और ऐसा लगता है कि इस बार तो लोगों ने मन बना लिया कि बस 1 तारीख आ जाए, हम कमल का बटन दबा देंगे और मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बना देंगे। सर आप गांव-गांव घूम भी रहे हैं इस समय, 400 पार का नारा है बीजेपी का। खासतौर से हिमाचल में 4 लोकसभा सीट हैं और 11 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहे हैं। क्या लग रहा है इन सीटों पर? हम चौका भी लगाएंगे, छक्का भी लगाएंगे, और चारों की चारों लोकसभा सीटें हमने पहले भी जीती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी को 14 में भी, 19 में भी और 24 में भी देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, कौन पीएम बनेगा? अरे जिसको चिंता ये करनी चाहिए कितने साल वो जेल में काटने वाले हैं। 2 जून को वापस अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने वाले हैं।
उनको चिंता अपनी होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार किया है उसका जवाब क्या देंगे कोर्ट में? भारतीय जनता पार्टी को तय करना है और देश की जनता को तय करना है। देश की जनता मोदी जी को 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बना रही है और मोदी जी 5 साल देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मोदी जी हैं। जन जन में मोदी जी के प्रति जो एक भाव है वो परिवार का है। इसलिए कुछ लोग जेल से निकले हैं, थोड़े दिन फुड़फुड़ाएंगे, फिर वापस जेल में जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर, जो आज 5वीं बार हमीरपुर लोकसभा सीट से बतौर भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने जा रहे हैं। शनिवार को इन्होंने विजय संकल्प यात्रा निकाली थी, जिसमें हजारों की संख्या में जो हिमाचल प्रदेश और खासतौर से हमीरपुर की जनता थी वो पार्टिसिपेट किए थे, जिसके कारण वो शनिवार को नॉमिनेशन नहीं कर पाए थे। आज जो है अनुराग ठाकुर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद, माता से आशीर्वाद लेने के बाद टोनी देवी के मंदिर में इस वक्त भारत 24 से खास बातचीत में कहा कि 5वीं बार वो हमीरपुर लोकसभा सीट से पिछले साल की तुलना में इस बार ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज करेंगे और 400 पार जो बीजेपी का नारा है, फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सरकार बनाएंगे। कैमरामैन विकास झा के साथ किशोर कुमार झा, भारत 24, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। बड़ा चेहरा अनुराग ठाकुर हमीरपुर से नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। वहां पर मौजूद केशव ने उनके साथ खास बातचीत की और इसी बीच में तस्वीरें आ चुकी हैं पटना साहिब गुरुद्वारे की, जहां पर प्रधानमंत्री ने की लंगर सेवा। आपसे थोड़ी देर पहले आपने वो तस्वीरें दिखाई, दोबारा से जब वो आ चुकी हैं ये तस्वीरें, देखिए प्रधानमंत्री लंगर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बिहार में मौजूद हैं और बिहार में इसके साथ 3 जनसभाओं को संबोधित प्रधानमंत्री करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पटना साहिब गुरुद्वारे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और वहां पर लंगर सेवा करते हुए नजर आए, मत्था टेका और इसके साथ ही लंगर सेवा में शामिल हुए प्रधानमंत्री। अजय सर, एक मैसेजिंग, एक संदेश इससे बढ़ा जाता है एंड ओवरऑल इट्स इम्पॉर्टेंट, न सिर्फ चुनावी लिहाज से बट अदरवाइज भी, और खासतौर से गुरुद्वारे और गुरुद्वारे में जाना, मत्था टेकना। प्रधानमंत्री की कई ऐसी तस्वीरें पहले भी हमने देखी। उसके साथ साथ हमें इस बात को थोड़ा सा अपने साथ रिकॉल करना चाहिए कि इस बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सहयोगी के मैदान में है और सभी 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवार या आम आदमी पार्टी से आए हुए उम्मीदवार हैं और उनको भी इस बार भारतीय जनता पार्टी मौका दे रही है। और आप जब पटना साहिब की बात करते हैं तो पटना साहिब का स्थान पूरे सिख कम्युनिटी में एक अलग स्थान है, उसकी अलग मान्यता है और पटना साहिब में ये तस्वीरें, इसका असर दूर तक जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर सी बात है वोट में तब्दील होता है या नहीं ये कहना अभी तो मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है पंजाब में खुद अपने दम पर आगे बढ़ने की, उनके वोट बैंक के लिए, उनके वोट परसेंटेज के लिए बहुत मायने रखेगा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। लेकिन इसके साथ साथ कहने वाले ये भी कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकते हैं। इंदिरा गांधी एक समय पे गई थी 79, तब वो पीएम थी नहीं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री, मतलब किसी और प्रधानमंत्री ने ऐसा सोचा तक नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जब भी कहीं ऐसी जगह पर होते हैं और उनका गुरुद्वारा जाने का कार्यक्रम भी बनता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं और उनकी हर चीज़ एक अलग अंदाज में है। कई चीज़ें पहली बार भी हो रही हैं। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना, वहाँ पर अपनी आस्था को प्रकट करना, इसे हम सिर्फ राजनीति के नज़रिए से नहीं, व्यक्तिगत आस्था के तौर पर भी देखना हमें इसे चाहिए। प्रधानमंत्री होने का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति व्यक्तित्व खत्म कर देता है। तो इसलिए हर व्यक्ति की अपनी आस्था है और अपनी आस्था के हिसाब से लोग अपनी अपनी जगहों पर जाकर अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। इस पर मैं टीका टिप्पणी करना इसलिए सही नहीं मानता क्योंकि ये एक निजी मामला है। लेकिन हाँ, जब आप बाकी सभी धर्मों को उतना ही मान, सम्मान और स्थान देते हैं तो आप एक तरह से पूरे देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द का मैसेज देते हैं, जो बहुत आवश्यक है किसी भी ऐसे नेता के लिए जो एक संवैधानिक ओहदे पर है। तो फिलहाल लंगर सेवा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और जैसा कि उनका कार्यक्रम है, गुरबाणी सुनने का भी है, गुरु महाराज से जुड़े हुए अस्त्र शस्त्र हैं और दार्शनिक चीज़ों को भी प्रधानमंत्री देखेंगे। लेकिन फिलहाल गुरुद्वारे में लंगर सेवा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक छोटी टिप्पणी यहाँ पर मैं करना चाहूँगा, मुझे ये भूल गया था। अगर आप याद कीजिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर बहुत सर्कुलेट हुई थी जब इमरजेंसी के दौरान वो एक सिख का रूप धर कर, उन्होंने दाढ़ी आर्टिफिशियल लगाई थी, पगड़ी बांधी थी, सनग्लासेस के साथ, और कुछ मैसेजेस यहाँ से वहाँ उनको पहुँचाने थे, बिहार लेकर जाने थे। जो वो तस्वीर सामने आई है तो जाहिर सी बात है, इसे भी आप इससे जोड़कर देख सकते हैं कि
शायद कोई ना कोई जज्बा जरूर दिल के अंदर है। बिल्कुल, और वो जज्बा फिलहाल लंगर सेवा के द्वारा देखिए नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने मत्था टेक लिया है और लंगर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। 20 मिनट का लगभग समय है जब हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा प्रधानमंत्री यहाँ पर रुकेंगे, और जैसा कि अजय जी ने भी जिक्र किया कि इससे एक बड़ा संदेश भी जाता है राजनीतिक लिहाज से भी और एक आस्था के लिहाज से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री गुरुद्वारे जाते हैं और वहाँ पर मत्था टेकते हैं। आज भी प्रधानमंत्री, क्योंकि पटना में उनका 2 दिवसीय दौरा है, कल नीतीश कुमार के साथ नजर आए। हालांकि इससे पहले जरा उन तस्वीरों पर जाऊंगी। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो रहा, उसकी क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हैं, लोगों को बड़ा अट्रैक्ट कर रही हैं। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी का एक साथ ऐसे रोड शो करना, वजह क्या है उसकी? इतना अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है लोगों को सोशल मीडिया पर? देखिए, इस बार के चुनाव में अगर हम देखें तो इस बार का लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी के भविष्य का एक बहुत बड़ा निर्धारण करता हुआ दिखाई देगा। अगर आज बिहार की मानसिकता को, जो मैं थोड़ा बहुत इसलिए समझ सकता हूँ कि मेरी पैदाइश बिहार की है, लेकिन मैं अपने आप को पूर्णतः बिहारी इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं वहाँ बहुत ज़्यादा रहा नहीं, फिर भी एक बिहार में एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है और वो चुटकी लेने की आदतें भी बहुत होती हैं। हर चीज़ में ताना और चुटकियाँ होती हैं और हर जबान में कहीं ना कहीं राजनीति छिपी होती है। अब नीतीश कुमार जी के पलटू राम जी की छवि इतनी ज़्यादा इस बार चर्चा में है कि वो जो भी मंच पर आकर कहते हैं, जब भी वो कहते हैं तो लोग इस पर चटकारे लेते हैं। इसका असर क्या भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा? ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव के दौरान ये एक चटकारे का मसला है कि भाई ये वही है जो पानी पी पी कर कहने लगे थे विधानसभा के भीतर, मरते मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और अब प्रधानमंत्री जी के सामने दिखाई देते हैं। बाकायदा नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीछे आवाज पुरानी नीतीश कुमार की लगाकर जब ये बातें वो कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो सब चीजें सर्कुलेट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो जो आपने सेंस ऑफ ह्यूमर की बात की, वो सेंस ऑफ ह्यूमर तब भी खत्म नहीं हो रहा है जब नीतीश कुमार ने ये कह दिया अब इधर उधर नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए एक आप किसी भी व्यक्ति के एक बेसिक पॉलिटिकल करियर ग्राफ को देखते हैं और जब आपको ये दिखाई देता है साफ साफ, तो फिर इस तरह की बातें निकल कर आती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर अभी बहुत ज़्यादा हम टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते कि 4 जून के बाद ज़्यादा बेहतर टिप्पणी होगी कि क्या 16 सीटें मिलने के बाद भी जेडीयू अपने आप को एनडीए में जस्टिफाई कर पाती है। और अगर एनडीए की इस 16 सीटों में से जेडीयू के पाले में नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का सबब होगा। कुछ तस्वीरें मैं और अजय सर, मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर आप जरूर जोड़िएगा, क्योंकि लंगर सेवा तो की ही, साथ ही हाथ भी बटाया। वो लंगर तैयार करने के लिए फिर सेवा भी करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इससे पहले अरदास में वो शामिल हुए। इन तस्वीरों पर अगर आप कुछ जोड़ना चाहेंगे। पूर्णिमा, अगर हम सिख पंथ की बात करें तो जो सबसे बड़ी बात वहाँ निकल कर आती है वो है सेवा का भाव। आप जब गुरुद्वारे में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप चाहे कितने बड़े हों कितने छोटे हों ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेवा का भाव बहुत ज़बरदस्त है। बड़े से बड़ा व्यक्ति वहाँ पर आपको झाड़ू पोछा करते हुए, चप्पल साफ करते हुए, वो देखिए रोटी बेलते हुए भी बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री नजर आ ये सौभाग्य माना जाता है। और अगर आप वहाँ पर अपनी तरक्की के साथ साथ अपनी चीज़ों, बढ़िया गोल रोटी है सर। गोल रोटी है। अब इस पर भी बातें हो सकती हैं कि कहीं ये भी फर्जी है कि नहीं है। अब राहुल लाल जी कहना चाहे तो बताएं। राहुल लाल जी, देखिए हमें काफी अच्छे लग रहे हैं, जन्म स्थान है और मैं बचपन से इस जगह पे जाता हुआ रहा हूँ, तो इसलिए प्रधानमंत्री जहाँ पे भी हैं, ये दृश्य हमें लग रहा है कि देशवासी कोई भी देखेंगे। एक और तस्वीर थी इसमें कि लंगर सेवा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और जैसे ही थाली में ऐसे देने के लिए आए लंगर सर्व करने के लिए, तो सामने फोटो खींच रहे हैं एक पर्सन, मतलब जिनकी प्लेट में वो सर्व कर रहे हैं वो उनकी फोटो खींच रहे हैं। मतलब लोगों के लिए ये भी बड़ा वैसा विषय रहता है कि प्रधानमंत्री उनकी प्लेट में खाना दे रहे हैं या लंगर सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? एक तो ये, दूसरा आज का ये जो डिजिटल युग है, इसमें अगर आप अपने आप को किसी भी तरीके से पुश या प्रमोट ना कर पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री ने आपको खाना खिलाया है तो ये तो आपके लिए ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह आपका ये बेसिक फोटो है। आप लोग उसे पता नहीं क्या कहते हैं, थंबनेल जो भी कहते हो सोशल मीडिया पर थंबनेल। हाँ, लेकिन वो एक है बहुत जबरदस्त, और ये चर्चाएं तो होंगी ही। राहुल लाल जी,
मैं तो कह रहा हूँ कि ये अच्छे दृश्य हैं, इसको मैं गैर राजनीतिक रूप से देखूंगा, इसको मैं राजनीतिक दृष्टि से मैं नहीं देखना चाहूंगा। और वो मैं कल पूछूंगी आपसे। और दूसरी चीज़ की हमें जब मैं ये देख रहा हूँ तो हमें बार बार ध्यान में आ रहा है कि राहुल गांधी भी को भी मैंने लगातार इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है कि गुरुद्वारा में सेवा करता हुआ मैंने उन्हें भी देखा है। तो ये एक खुशी भी प्रदान कर रहा है कि देश के जो अलग अलग पार्टियों के लोग हैं वो गुरुद्वारा जा रहे हैं और वहाँ पे अपनी सेवा समर्पण भाव को वो अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो देश के लिए एक अच्छी स्थिति है। क्योंकि हम लोग लगातार राजनीति के कई तरह की आलोचनाएं हम लोग करते रहते हैं अलग अलग पार्टियों को लेके, लेकिन उन सब चीज़ों से परे ये कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं जिससे सबों को कुछ चीज़ें सीखने के लिए प्राप्त हो रही हैं। सुभ्रांश जी कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों पर? समय मिल गया, मैं कुछ कहना नहीं, 3 बातें कहना चाहूंगा सीधी सीधी। अगर आप इस तो मैं कह लूं। बोलिए सुभ्रांश जी, सुन रहे हो आपको। जी जी जी। पहला, जब मैंने आपके चर्चा को ज्वाइन किया तो आपने एक बड़ा सुंदर सा शब्द यूज किया था कि प्रधानमंत्री ने किसी पड़ोसी चैनल को इंटरव्यू में जिक्र किया निगेटिव नैरेटिव का। हाँ। कि विपक्ष कोशिश कर रहा है। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 2014 में किसानों के डबल इनकम की गारंटी थी, किसानों के एमएसपी की गारंटी थी। 2019 में भी किसानों के डबल इनकम की गारंटी थी और एमएसपी की गारंटी थी। पिछले 10 सालों में यह गारंटी लिखने के बावजूद भी 2019 से 24 5 सालों में 53,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया। कारण सिर्फ एक, किसानों के यूज होने वाला प्रोडक्ट डीजल 60 रुपए से 100 रुपए, खाद यूरिया 180 रुपए से 400 रुपए। इसके अलावा किसानों के खेती में जो सामान यूज होता है, ट्रैक्टर, हर, सीडील, थ्रेसर, इन तमाम सारी चीजों पे 28% जीएसटी। ये कृषि प्रधान देश की विशेषता है। खैर उन पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि करने का जरूरत नहीं है। अनुराग ठाकुर का पूजा अच्छा दिख रहा था, तो चलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत साधुवाद। एक बात तो सवाल यह है कि आज देश की जनता जो वोट डालने जा रही है वो कह रही है कि पिछले 10 सालों में संपूर्ण ताकत के साथ भी आप केंद्र में बैठे हैं, लेकिन आपने हमें, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसको एमएसपी आपने नहीं दिया, गारंटी नहीं दिया। इस बदलाव के लिए आज वोट पड़ने जा रहा है 10 राज्यों की 96 सीटों पे। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने बिल्कुल सही दिखाया, प्रधानमंत्री का विजुअल कितना प्यारा दिख रहा है, बाकी और किसी को दिखाने की जरूरत है नहीं। ये वही प्रधानमंत्री हैं और यही वो इनका सिखिज्म से प्यार है, या वही ये इनकी पगड़ी है जिसका अजय कुमार जिक्र कर रहे थे इमरजेंसी के दिनों का। जो पगड़ी के असली हकदार थे, जो पगड़ी पहन के किसान दिल्ली की सीमा में प्रधानमंत्री के घर से 8 किलोमीटर दूर आकर खड़े थे, उनको प्रधानमंत्री और उनका पूरा तंत्र, चाहे वो उनके प्रवक्ता हो, चाहे उनके चाहने वाले हो, चाहे उनकी चालीसा करने वाले, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया के संसाधन हो, सबने उनको खालिस्तानी कहा। क्या जमाना आ गया है, वक्त की बात है। उस दिन वो किसान है और 700 से ज्यादा। चलिए, आपने मेरा जिक्र किया तो मुझे एक सवाल आपसे पूछना चाहिए। एक सवाल, चलिए आपने कहा, अरे एक आपने सवाल उठाया, सवाल तो सुन लीजिए सर, एक टिप्पणी तो सुन लीजिए। आपने अभी एमएसपी का जिक्र किया, एमएसपी की रिपोर्ट किसके सरकार के समय में सबसे पहले आई थी साहब? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट किसकी सरकार थी? अरे एक मिनट तो सुनिए, धैर्य रखिए, आराम से जवाब दीजिएगा। मैं आपको जवाब नहीं दूंगा सर, मैं आपसे सवाल पूछने के लिए बैठा हूं। आपने एमएसपी का जिक्र किया और कहा कि सरकार एमएसपी नहीं दे रही है। मैंने ये पूछा कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो आप, अरे सुनिए तो सर, सवाल भी नहीं पूछने देंगे आप, सवाल पूछने दीजिएगा। चलिए आप बोलते रहिए। मुझसे बात करना है अजय, आप मुझसे बात करें, जितनी जानकारी आप लेकर बैठे मैं भी उतनी लेकर बैठा हूं। थोड़ी मर्यादा रखिए, पहले सुनने दीजिए देश को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो वो लोग जो पंजाब और हरियाणा से इसी तरह की पगड़ी पहन के प्रधानमंत्री के घर से 8 किलोमीटर दूर खड़े थे, वो उस समय इनके लिए खालिस्तानी थे। बड़े विडंबना की बात है, क्योंकि हम मोदी चालीसा देख रहे हैं और आप मोदी चालीसा दिखा रहे हो। और तीसरा, आपने चर्चा शुरुआत किया था पूर्णिमा जी, नहीं ठीक है, अब जरा रोकूंगी सर, अब जरा रोकूंगी। मोदी चालीसा हम दिखा रहे हैं क्योंकि आपने कहा। अजय सर, मुझे ये बताइए कि सोच की बात होती है ना, कि आपको पगड़ी में क्या दिखता है, नहीं, सबसे बड़ी बात भाव ये में क्या दिखता है? अभी बात हुई है ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेगेटिव नैरेटिव, यही सोच है। आपको पत्रकार, आपको टेलीविजन चैनल पहले से बिका हुआ दिखाई देता है। भाई जब पहले से बिका हुआ है तो आप लोग क्यों आते हैं टीवी चैनल पर? मत आइए,
मत कीजिए अरे प्रेस भैया, कॉन्फ्रेंस, आप मत कीजिए जैसे किसी लोगों से का कोई दीदार बातचीत। करने आते आपको हैं। तो अब सब कोई देखा बिका हुआ जाता दिखाई देता है। आपकी अजीब मॉडल में जबरदस्ती है आप आपकी। चालीसा कितनी कर रहे हो? आप ही तय करेंगे कि क्या सवाल पूछा जाए। आप बोलेंगे कि आपसे कोई कुछ पूछे या ना पूछे। आप तय करेंगे कि देश का भविष्य क्या होना चाहिए। आप तय करेंगे कि किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप तय करेंगे कि संविधान कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा। आप ही आप हैं, सब कुछ आप हैं, आप ही हैं। आपकी बात ना दिखाओ तो बिका हुआ है, आपकी बात दिखाओ तो सब सही है। आप तय करेंगे, आप ही तय करेंगे। किसने अधिकार दिया आपको तय करने का? सिर्फ इसलिए कि आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। किसी ने नहीं कहा, आपने स्वयं को जबरदस्ती, बिका हुआ बताया। जबरदस्ती, हर चीज में जबरदस्ती। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए आज कांग्रेस इतनी मर रही है, उस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने में कांग्रेस को क्या तकलीफ थी 2009 में? क्यों नहीं किया उस समय? अगर आपको इतना ही किसानों का भविष्य दिख रहा था तो किसी भी राज्य में सुनिए सर, आप लोग जो बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी अमरिंदर सिंह की, क्यों नहीं लागू किया एमएसपी वहां पर? कर सकते थे ना। अजय, मुझे कितना झूठ बोलते हैं भाई आप लोग। सुनो ना अजय, मैं उसी स्वामीनाथन रिपोर्ट पे आ रहा हूँ। आप सुनने का थोड़ा धैर्य तो रखिए। 30 अरे सेकंड सर सुन लिया सर, आप लोग से बात करने का मतलब ये है, इसलिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से आजकल बात नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ये जबरदस्ती दिमाग पर जोर डाल कर बोलना चाहते हैं कि सब कोई बिका हुआ है। अगर सब कोई बिका हुआ है तो आप लोग किसको सुनाना चाहते हैं और किसके जरिए सुनाना चाहते हैं? आप लोग लड़ने नहीं दे रहे हो, बट हमारे कम से कम लड़ने नहीं दे रहे हो। अरे आप लोग बात क्या करते हैं? बात की मर्यादा तो देखे। क्या मर्यादा है मेरी? मैंने आपकी मर्यादा, मैं आप बात की मर्यादा कह रहा हूं, आपकी पार्टी की मर्यादा क्या है? मैं उस पे आपको आईना दिखा रहा हूं। मुझे आईना दिखाएंगे आप? अरे साहब, आप लोग जब राजनीति में नहीं आए थे ना, तब से पत्रकारिता कर रहा हूं मैं। आईना दिखाना बंद कीजिए। सुब्रांश जी, आईना किसी को दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। और अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी खुद में थोड़ा आत्ममंथन करते हुए आईना देखे तो ज्यादा बेहतर होगा सर। और खासतौर से चुनावी मौसम है तो जरा फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं ना। मैंने कहा कि आप गालियां देते रहिए जितना आपको देनी है, सामने दिख रहे व्यक्ति को कोई समस्या नहीं है। सुनिए मेरी बात सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुब्रांश जी, परसों आपके, सुब्रांश जी मेरी बात सुनिए, सुब्रांश जी मेरी एक सेकंड बात सुनिए। परसों आपके एक प्रवक्ता 6 बजे दहाड़ में शामिल हुए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैं आपको वही कह रही हूं कि अगर आप लोग इस तरीके की मर्यादा को लांघेंगे तो आप ही लोग एक्सपोज होंगे सर। ना मेरा कुछ जाएगा, ना मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार का कुछ जाएगा, आप ही लोग एक्सपोज होंगे। आप चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है सर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आती हूँ अब आपके पास, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। समय दी, अच्छा 44 मिनट इंतजार कर रहा हूं मैं। नहीं, आपकी बात ठीक है सर। आज चुनावी थोड़ी हलचल वाला दिन है तो सभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आपके साथ अकेले ऐसा नहीं हो रहा है। घोर कलयुग आ गया है। अरे प्रभु, हाथ मत जोड़िए मेरे सामने। सुब्रांश जी, सुनने का भी मादा रखिए सर, सुनने का भी मादा रखिए। आज चुनाव का पर्व है, हमारे देश में चुनाव हो रहा है, इससे बड़ा त्योहार जलसा। अच्छा आप ही बोल लीजिए, मेरे पास जो ब्रेक पर जाने से पहले का समय बचा है मैं आपको दे देती हूँ। संजय जी, फिर बाद में हम इस पर बात करेंगे। बोलिए, आप अपने फैक्ट तो करेक्ट करिए। ठीक है, बोलिए। पहले गुरुद्वारे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी 1 मिनट दे देते हैं, उसके बाद ब्रेक में जाकर सेवा किया है। आपको नहीं मालूम है? अजय कुमार जी को नहीं मालूम है? सब आप ही को मालूम है सर, सब आप ही को मालूम है, सब कांग्रेस को मालूम है, सब राहुल गांधी को मालूम है, सब सैम पित्रोदा को मालूम है, सब आप ही लोगों को मालूम है सर। हम लोग यहाँ पर बिना पढ़ लिखा के बैठ गए हैं। भैया मुझे तो भक्ति ही करनी है। ठीक है, आप भी भक्ति कर रहे हैं, गांधी परिवार की भक्ति करने वाले आप हैं, फिर आप कहते हैं भक्ति कर रहे हैं। को बचाने के लिए सवाल बहुत सर, प्लीज यार सर, स्टॉप प्लेइंग विक्टिम प्लीज सर। मतलब हद होती है विक्टिम प्लेइंग की, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्लीज सर।